Hello everyone. Today we are going to discuss about the directives. The words used in your questions of the mains बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका मतलब बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है. इससे आपके सवाल का मतलब चेंज हो जाता है. मतलब चलो मतलब नहीं, आपके आंसर्स के लिखने का पैटर्न बदल जाता है. तो वो आज जानना ज़रूरी है. इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम. तो चलो डिस्कस करेंगे. तो डिस्कस ही पहला वर्ड है. स्टार्ट करते हैं. डिस्कस. डिस्कस का मतलब क्या होता है? देखो, आप दो लोग हो, आप और आपका फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे. तो इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू या दो से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे आप डिस्कस, दो से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. तो वही है, आपको कोई टॉपिक दे दिया, उस पर आपको डिस्कस करना है, तो आपको उस पर सारे पॉसिबल पॉइंट्स निकालने हैं. ठीक है ना. तो अपना व्यू लिखिए. डिस्कस का इतना ही है. देखो, मैंने आपको इसके आगे दे रखा है बैलेंस्ड व्यू. इसके बारे में आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं, ताकि बार बार आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो आप निकाल के देख सकें. ठीक है. अब एक्सप्लेन है. एक्सप्लेन क्या है? किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे. सपोज करो आपके पिताजी ने आपको कहीं कुछ सवाल पूछ लिए. पिताजी लोग पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको उन्हें जवाब क्या देना है? तो वो यही है, हाउ और वाई, कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो वही है. तो ये पूछते हैं, तो उसको आपको सिंपल पार्ट्स में, कोई क्वेश्चन आ गया, आपको सिंपल पार्ट्स में एक्सप्लेन करना है, लॉजिकली के साथ देना है. ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, आंसर में कुछ भी लिख दिया. वो तो आपको पता ही है, आप एक्सपीरियंस हो. तो लॉजिकल देना है, अच्छे से आंसर्स को फोकस करके लिखना है बढ़िया से. जो दिमाग में अच्छा डाला है ना, उसे रेप्लिकेट कैसे करोगे, उसे रेप्लिकेट अच्छे तरीके से करना है. एक्सप्लेन का मतलब ये है कि सिर्फ एक्सप्लेन करो, उसे क्लेरिफाई करो चीज़ों को. अब एग्जामिन पे आ जाते हैं अपन. इन्वेस्टिगेट क्रिटिकली. देखो, ये तो छोड़ो. प्रेजेंट फैक्ट, एनालाइज देयर इम्प्लीकेशंस एंड कंक्लूड विथ योर जजमेंट. एग्जामिन में कुछ नहीं है, जो दे रखा है उसे एग्जामिन करना. मतलब एग्जामिन करने के बाद क्या करोगे? कोई भी चीज़ आप एग्जामिन करने के बाद क्या करते हो? उसमें चीज़ ढूंढते हो कि क्या सही कर सकते हो. जब भी आपको एग्जामिन दिया गया हो, तो आप उसमें अपना वे फॉरवर्ड जरूर दोगे. उस क्वेश्चन में आपको वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है. ध्यान रखिएगा, नंबर कट जाएंगे. वे फॉरवर्ड आपका इंप्रेशन ही बढ़ाएगा कि आपका इसके बाद क्या, आपका ओपिनियन क्या है कि इस पर आप देश को, कि इसमें और चीज़ें सही की जा सकती है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. तो वो जरूरी है, याद रखिएगा. अब इलेबोरेट पे जाते हैं. गिव मोर डिटेल्स ऑन ए पॉइंट और आइडिया, एक्सप्लेन द टॉपिक विद एग्जाम्पल, सब टॉपिक और एक्सप्लेनेशन. इलेबोरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना. ठीक है ना. अब इलेबोरेट करोगे तो एग्जाम्पल दोगे, सब पॉइंट्स बनाओगे, एक्सप्लेनेशन दोगे. ये हेडर है, इस हेडर के नीचे एक पॉइंट डालोगे, दो पॉइंट डालोगे, तीन पॉइंट डालोगे, इनको एक्सप्लेन करोगे. तो वही है इलेबोरेट का मतलब है कि हर दिमाग में आने वाला हर जो पुख्ता सबूत, सबूत तो छोड़ो, सबूत तो सही वर्ड नहीं होगा. हर एक जो पॉइंट आ रहा है ना, उसको लिखो, उसको एक्सप्लेन करो. चीज़ें को जितना एक्सप्लेन करोगे वो इलेबोरेट हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन का, जो आप क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन की डिमांड. ठीक है. अब है इवेलुएट. इवेलुएट में क्या होता है? मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ स्टेटमेंट, आइडिया, मेक अ रीजन जजमेंट. इसमें भी देखो रीजन, वे फॉरवर्ड, तो इसमें आपको वे फॉरवर्ड इसमें भी लिखना है आपको कि क्या वे फॉरवर्ड है. अब इसमें आप एग्जाम्पल क्या लोगे? जैसे आपका टीचर है, या फिर चलो मान लेते हैं आपकी मेंस की जो नोटबुक है, मेंस में आप आंसर्स लिखते हो, किसी से इवेलुएट तो करवाते ही हो. आपका जो इवेलुएटर होता है, वो आपके मेरिट्स देखता है, डीमेरिट्स देखता है. कि सपोज करो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो वो आपको बोल देगा कि प्रेजेंटेशन पे अभी काम करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, या आपके आंसर्स अच्छे दिखे गए हैं. आपका है कि आप कंटेंट थोड़ा अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, आपके कंटेंट में कमी है. प्रेजेंटेशन अच्छा है पर कंटेंट में कमी है, कुछ कीवर्ड्स में कमी है, अंडरलाइन अच्छे से नहीं कर रहे हो. तो उस चक्कर में वो चीज़ें ये बताएगा, मेरिट्स डिमेरिट्स, और वो आपको वे फॉरवर्ड देगा. ये वे फॉरवर्ड ये जो उसने अभी तक बताया कि आपके ये कंटेंट में कमी है, वो वे फॉरवर्ड है आपके लिए कि आप क्या अच्छी चीज़ें और कर सकते हो. ठीक है ना. अब अपना आगे जो है वो है एनालाइज. एनालाइज में क्या करते हो आप? ये चीज़ें जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स कहीं समझ ना आए ना, तो खुद की पर्सनल लाइफ में जोड़ के देखिए. एनालाइज, आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हो, इवेलुएट करते हो, या आपके बेसिक लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं. ठीक है ना. एनालाइज क्या है? ब्रेक द टॉपिक इनटू कंपोनेंट्स, एग्जामिन ईच पार्ट क्रिटिकली, लुक एट कोज, इफेक्ट, लिंकेज एंड इंटर रिलेशन. सपोज करो एनालाइज, किसी इंसान को अपन एनालाइज कर रहे हैं. एनालाइज करते समय क्या है कि आप उसकी कोज देखते हो, इफेक्ट देखते हो, क्या उससे अपन को सही है, क्या उससे अपना लिंकेज कैसा बैठेगा, उस इंसान के सोचने की क्या थिंकिंग है, थिंकिंग क्या है, वो सोचता कैसा है वैसे.
तो वैसे ही उस टॉपिक के कंपोनेंट लिखने हैं आपको, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है एनालाइज करोगे चीज़ें, क्वेश्चन दे दिया आपको, उस पर एनालाइज करोगे, उसका आंसर लिखोगे उसी तरीके से। एनालाइज का मतलब ये है कॉज इफेक्ट, वो कॉज इफेक्ट मैंने आपको रिलेशन बताया वैसे, पर इसमें रिलेशन नहीं, इसमें कॉज लिखना है, इफेक्ट उसका क्या होगा, लिंकेजेस लगाना है, इंटर रिलेशन बनाना है। कोई टॉपिक दे दिया उसका इंटर रिलेशन बनाना है आपको, एनालाइज करना है, इसलिए एनालाइज का मतलब समझो, ठीक है ना। अब है कमेंट। कमेंट में क्या करोगे आप, किसी भी चीज़ पे कमेंट करते हो, कमेंट कैसा भी हो सकता है, पर मोस्टली एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको कमेंट तो लिख दिया है, पर कभी कभी इनडायरेक्टली उसके मतलब मैटर नहीं करते हैं। कभी कभी यूपीएससी जो क्वेश्चन दे रही है उस क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। अब कमेंट वाले में जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव कमेंट करो, कभी कभी वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा जिसमें कमेंट पॉजिटिव ही होगा, तो कमेंट तो करना आपको, ठीक है ना। एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन backed by logical evidence require critical thinking not just standing static facts, ठीक है। कमेंट पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। क्वेश्चन पे जाइएगा, देखो मैं याद बता दूं आपको कि याद रखिएगा आपको क्वेश्चन पे भी जाना है, ठीक है। और कमेंट में पर्सनल ओपिनियन, अब पर्सनल ओपिनियन नहीं कि आप ऐसे कुछ भी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, वो मैटर नहीं कर रहा आपके लिए, वो उससे कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। लॉजिकल और एविडेंस होना चाहिए। मैं तो हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, बंदूक की किसी के कंधे पे रख के गोली चलाई जाती है। यूपीएससी में याद रख लीजिएगा, किसी के दूसरे के कंधे पे ही रख के गोली चलाना, उससे क्या है कि फ़ायदा रहेगा कि आपने किसी इंसान का नाम कोट किया है, उसके बारे में थॉट लिखे, या फिर वो कुछ लॉजिकल फैक्ट है न्यूज़ में आ रखा है, आपने कहीं से पढ़ा वो लिखो, ऐसे नहीं ओपिनियन फैक्ट कुछ भी दे दिया अपना जो भी जच रहा है। अब आता है क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकल एग्जामिन सिमिलर टू एग्जामिन बट विद अ डीपर क्रिटिकल एनालिसिस। कुछ नहीं, देखो क्रिटिकल दोनों के बारे में आपको एक साथ बता देता हूँ। क्रिटिकल में कुछ नहीं है, एग्जामिन वही है, एनालाइज वही है। क्रिटिकली मतलब आपको इसका नेगेटिव साइड ज़्यादा दिखाना है। पहले स्टार्ट ही आपको इंट्रोडक्शन के बाद नेगेटिव से स्टार्ट करनी है, नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पे ही लिखना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि पूरा ही नेगेटिव लिख दिया, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने पर ये देखना एम्फेसिस जो आपका है, मेन फोकस जो आपका है वो नेगेटिव पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। क्रिटिकली लिखा हुआ, देखो क्रिटिकल का मतलब यही है। अब अपन आते हैं जस्टिफाई में प्रोवाइड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस टू प्रूव डेट गिवन स्टेटमेंट इज राइट और वैलिड। देखो राइट और वैलिड ही लिखा हुआ है। जस्टिफाई, वो आपको स्टेटमेंट, यूपीएससी जब स्टेटमेंट देगा तो जस्टिफाई ही देगा, उसको उसके दिए हुए स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। वो आप कैसे भी करो, एग्जाम्पल दो, कैसे भी करो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो, आपने कहीं देखा, करंट में देखा, कहीं भी देखा, उसको जस्टिफाई करना आपका फर्ज है उस समय, ठीक है ना। याद रखिएगा जस्टिफाई का सिंपल मीनिंग है असेस, इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट और ऑफ ए कॉन्सेप्ट, मेक ए जजमेंट विद सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। कुछ नहीं, असेस का मतलब वही है एग्जामिन जैसा। इंपॉर्टेंस लिख दो, इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो लिख सकते हो वो लिख दो बस, ठीक है ना। एसएस में कुछ इतना कुछ खास नहीं है, जो लिख सकते हो वो लिखो आप। बेसिकली जो आंसर आप लिखते हो नॉर्मली वो लिखना है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। टू वॉट एक्सटेंड, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। टू जज द डिग्री और लेवल टू विच स्टेटमेंट होल्ड ट्रू रिक्वायर्स बैलेंस आर्ग्यूमेंट एंड फाइनल असेसमेंट। याद रखिएगा टू वॉट एक्सटेंड का मतलब होता है, देखो किस लेवल तक, कोज बताओ उसका कि जैसे कभी कभी इसका एक और है हाउ फार, ठीक है ना। टू व्हाट एक्सटेंड और हाउ फार एक जैसा है, तो इसमें आपको कोज बताना है कि किस हद तक ये है ना, तो वो हद बतानी है आपको, उसको जस्टिफाई कर, जैसे जस्टिफाई करते हैं ना वैसे उस हद तक बताओ। उसके अलावा भी जैसे इसका कोज लिख दिया आपने कि इस एक्सटेंड तक, उसके अलावा उसका अदर कोज भी बताओ, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ पता है। टू व्हाट एक्सटेंड पूछ रहा है आपको, वो एक्सटेंड में आप जिस हद तक बता सकते हो उस हद तक बताओ, ठीक है ना। इलिस्ट्रेट में क्या है, एग्जाम्पल, देखो ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ, एग्जाम्पल देना है, डायग्राम बनाओ, केस स्टडीज दो, कुछ भी करो, इलिस्ट्रेट करना आपको। हाईलाइट में क्या होता है कि मेन पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखो, ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाईलाइट करो चीज़ें जो मेन है, मेन कीवर्ड्स है, मेन वर्ड्स है, मेन जो फैक्ट है वो डालो उसके अंदर, ठीक है। इन्यूमरेट में क्या है, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है, पैराग्राफ्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मोटे मोटे पैराग्राफ मत लिख देना। वैसे तो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना किसी में नहीं है, पर इसमें कोशिश करो कि बुलेट पॉइंट ज़्यादा बने, पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट जो हो बुलेट पॉइंट में हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब है डिस्टिंग्विश, देखो ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, डिफरेंस लिखना है किसी के अंदर, जिसे किसी चीज़ का डिफरेंस दे दिया तो
टेबल बना दी, बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको डिफरेंस और डिस्टिंग्विश पूछ लिया जाए तो टेबल बनाओ, बेस्ट चीज़ है, एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। पॉइंटिंग आउट डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्टिव्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करते हैं आपके एग्जाम के लिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल देंगे ये, आपको आंसर का पैटर्न बदल देंगे। ये एक वर्ड ऐसे हैं, ये वर्ड्स जो आ जाते हैं ना, ये एक ही वर्ड ऐसा है कि आपके एग्जाम में जो आंसर है उसका मतलब बदल देगा। सॉरी, हाँ, आंसर का मतलब बदल देगा, वही, क्वेश्चन का मतलब तो बदलेगा नहीं, पर आंसर में आपका पैटर्न बदल जाएगा। डिस्कस करना है आपको, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो वो मैटर करेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो गाइज इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आगे की, मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा उनको। जैसे कि ये वर्ड है एनालाइज, इसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ जो आपकी पीवाई की उसमें से उठा के एक्सप्लेन करूंगा। पर उसके लिए आप ये वीडियो देखिए, मुझे कमेंट कीजिए, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपके रिवीजन में। और नहीं तो पीडीएफ चाहिए या इमेज चाहिए, मुझे आप बताइए, मैं आपकी लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। प्रोवाइड कराऊंगा आपको सारी चीज़ें, बस मुझे बताइए आगे आपको अगर चाहिए तो मैं आपको ना, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। मैं मेंस का आंसर तक आपको लिखने सिखाऊंगा कि इस आंसर में ये सब पॉइंट कैसे होगा, ये बॉक्स बना के लिखने का क्या फ़ायदा होता है, इसके मार्क्स ज़्यादा कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। चीज़ें जितनी नीट एंड क्लीन दिखेगी आपको मार्क्स उतने ज़्यादा मिलेंगे। तो ठीक है ना, चलो आज के लिए तो इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।